जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण खंड 6G टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा में रही है? इससे क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं 99.9% है, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो यूपीएससी ने और पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। यूपीएससी ने पूछा था VOLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पूछा था 2019-18 की बात है। ये शायद क्वेश्चन आप देखना है, प्रीवियस ईयर इसे पूछा था, क्योंकि उस समय ये 4G लॉन्च हुआ था भारत में, तब ये क्वेश्चन आया था। इस कारण में संभावना है कि 6G भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इससे मैं जहाँ बताऊँ स्टार लगा दूँ, उसे जरूर नोट करना आप, ठीक है। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। सीडेक। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा सीडेक को समय के साथ विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक बाजार में पकड़ बनाए रखने के लिए 6G और अन्य भविष्योन्मुख यानी भविष्य के अनुकूल टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए कहा गया। यानी केंद्र सरकार ने सीडेक से कहा कि आप 6G को लॉन्च कीजिए और 6G के अलावा अन्य जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी टेक्नोलॉजी हो जो भविष्य के अनुरूप हो, उनको विकास कीजिए, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत किसी से पीछे ना रहें। तो इससे पहले आपने देखा होगा भारत सरकार ने BS4 की जगह BS4 से सीधे BS6 आ गया। यानी भारत स्टैंडर्ड मानक 4 से सीधे 6 में आ गया, क्योंकि विश्व में चल रहा था 6 तो भारत में चलता था 5, तो भारत ने 5 को गायब कर दिया, यानी सीधे 4 से छलांग लगाकर 6 पे आ गया। तो BS इसमें कौन सा चल रहा है? BS6 से चल रहा है। उसके बाद भारत ये भी करना चाहता है, तो 4G से भारत 4G से सीधे 6G में आना चाहता है, क्योंकि 5G आएगा फिर 6G आएगा। इससे क्या होगा? इससे समय की बर्बादी होगी और भारत विश्व के स्तर पर पिछड़ा भी बना रहेगा। इसलिए भारत जिस प्रकार से भारत ने BS4 में किया था, जो इन्वायरमेंट में से संबंधित है, जो वाहन के मानक के लिए होता है, BS6 लगे, उसी तरह 4G से सीधे 6G यानी 6 जनरेशन, G फॉर जनरेशन, और ये अंक दिखाते हैं पीढ़ी को। अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी कौन सी है? 6G को 5G की तुलना में 50 गुना अधिक तीव्र बनाया जाएगा। तो यहाँ हमने कहा था नोट कीजिए कितना, ये नोट कीजिएगा, कोई भी नोट्स बनाना, ये नोट कि ये 6G होगा 5G की तुलना में 50 गुना अधिक तीव्र होगा। तो यहाँ यूपीएससी 50 की जगह 500 कर देगा। आप लोग हाँ 500 गुना नहीं, 50 गुना, क्योंकि आपने अगर देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी ने किसी योजना में जो धनराशि आवंटित की जाती है उसमें सिर्फ 1 जीरो बढ़ा दिया था। तो ये संभावना ऐसी रखती है कि यूपीएससी यहाँ भी ऐसा कर सकता था। तो 50 गुना अधिक है, 50 टाइम फास्टर होगा, 50 टाइम फास्टर होगा, यानी 50 गुना अधिक तीव्र होगा। और 2028 से 30 के बीच में इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया जाएगा, यानी 2028 से 30 के बीच में हम लोग इसे लॉन्च करने प्रयोग में आ जाएंगे। आइए एक नज़र मार लेते हैं शुरू से अब तक जितने भी भारत ने डेवलपमेंट किया है 1G से 6G तक। आइए देखते हैं। कुछ इस प्रकार रहा भारत का सफ़र, आपके स्क्रीन देख रहे होंगे। पहले क्या हुआ? 1G, पहले 1G, तो 1G में क्या था? सिर्फ हम वॉइस कॉल कर सकते थे। जब 1G आया था तो हम सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे। जब 2G आया तो हम इस वॉइस कॉल के साथ SMS भी करने लगे। फिर 3G आया तो हम वेब एप्लीकेशन का उपयोग करने लगे। वेब एप्लीकेशन जैसे किसी वेबसाइट में जाकर आप किसी HTTP जैसे HTTP सरकारी result.com तो डालते हैं, ये वेब एप्लीकेशन हुआ है। तो इसका विकास कब हुआ? तो 3G में हुआ था। और 4G में मोबाइल एप्लीकेशन हुआ है। मोबाइल संबंधित जितने भी एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो ये 4G के माध्यम से संभव हुआ। अब 5G में क्या होता? 5G में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी सभी वस्तुओं को, आपके घर में लाइट, स्विच, पंखा, आप देखते हैं कि आपने कभी कभी ऐड देखा होगा कि मुंह से बोलते हैं कि फैन स्विच ऑफ, तो फैन स्विच ऑफ हो जाता होगा, फैन ऑन, तो ये क्या? हर चीज़ वस्तु एक दूसरे में कनेक्ट होना है। तो ये किसमें होता है? ये हुआ था 5G में, जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप जितनी वस्तु को सोच सकते हैं सभी को कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और स्मार्ट सिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंटिव रियलिटी, इससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। तो ये 5G से संबंधित था। अब है 6G। इसमें क्या होगा? इसमें सब टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारा सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं लिखा हुआ है इसमें 6G, और क्या हुआ? ऑटोमेटिक। ये देखिए इसमें क्या होगा? ब्लॉकचेन पर तीव्र गति से कार्य किया जाएगा। और वायरलेस ब्रेन नहीं, ये आपने देखा होगा कि हॉलीवुड पिक्चरों में कि जो सर के पीछे चिप लगा देते हैं और दूर से कनेक्ट करते हैं, तो उस वक्त अब संभावना जो होगी सच हो जाएगी। अब
तो ये नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 5G के अंतर्गत इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी और VR वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंटिव रियलिटी सुना था, ये 5G 2020 में। इस बार ये ईयर मैं आपको बात बताऊंगा, पर नोट लीजिए। 6G में क्या होगा, ऑटोनोमस सिस्टम। तो ऑटोनोमस सिस्टम लिख लीजिए, ऑटोनोमस सिस्टम, और लिख लीजिए मल्टी सेंसर XR और वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन है। कंप्यूटर आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। जो आपको जरूरत होगी आप सिर्फ बोल देंगे, कंप्यूटर आपस में करके, जैसे आपने कहा फाइल जैसे आपने कहा फाइल इस मोबाइल से इसमें ट्रांसफर हो जा, तो इसमें हो जाने लगेगी। ठीक है, तो इस कंप्यूटर आपस में इंटरेक्शन करेंगे और ब्लॉकचेन को बढ़ावा मिलेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, ब्लॉकचेन के माध्यम से ही जो बिटकॉइन है बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं एक रफ कर दे रहा हूँ, आप इस स्क्रीन पर मार लीजिए। 1G 2G 4G 5G 6G। 1G में सिर्फ वॉइस कॉल था, 2G में SMS सुविधा मिली वॉइस कॉल के साथ साथ, 3G में वेब एप्लीकेशन, 4G में मोबाइल एप्लीकेशन, 5G में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी और VR AR, और 6G में ऑटोनोमस सिस्टम, मल्टी सेंसर और वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये कब, 2030 में। आप देख लिया, अब मैं आपको डेट बता रहा हूँ। 1G आया था 1980 में, और 2G आया 1990 में, 3G आया 2000 में, 4G आया 2010 में, 5G आया 2020 में, और 6G आया 2030 में। तो देखिए 10 साल के अंदर 80 से 90, 90 100, 110, 20, 30, यानी आप पहले याद कर लीजिए 1980 शुरुआत हुई थी, और 10 साल ऐड करते जाइए। यहाँ आप एक बात नोट कीजिएगा, जहाँ 1G में नो सिक्योरिटी प्राइवेसी थी, कोई सिक्योरिटी की प्राइवेसी नहीं थी, वहीं 6G में, यानी इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो सिक्योरिटी इशू पहले मैंने आपको दिखाया, कोई भी नो सिक्योरिटी इशू था, और इसमें क्या है, इसमें सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पावर्ड 6G टेक्नोलॉजी होगी। तो आइए अब कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। फिगर से आप समझ गए, स्क्रीनशॉट मार लेना। आइए देखिए 6G का परिचय देखते हैं। 6G 5G सेलुलर तकनीक का उत्तराधिकारी होगा। कोई भी देखा कि जैसे 2G हुआ तो 1G का उत्तराधिकारी हुआ, 3G हुआ तो 2G का उत्तराधिकारी हुआ, तो इस प्रकार से चलता रहता है। यहाँ नोट करने वाली बात आपकी ये है, 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा। कौन, 6G, और काफ़ी अधिक क्षमता और बहुत कम विलंबता में लिटरेंसी, मतलब कि कोई भी, जैसे आपने व्हाट्सअप कॉल करते होंगे तो आपने व्हाट्सअप कॉल की, तो जब आपका कुछ बोला, बहुत देर बाद आवाज़ रिस्पॉन्स आता होगा, क्योंकि बहुत देर बाद वहाँ से आवाज़ जाती होगी। और यहाँ पे क्या होगा, जब आप 6G का यूज करेंगे तो बहुत कम लिटरेंसी, जैसे आज लगता है फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आपने कुछ बोला, उन्होंने तुरंत सुनिया रियल टाइम में, और रियल टाइम में तुरंत जवाब दिया। ये होगा स्थिति। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि 50 गुना तीव्र गति से कार्य करेगा, वो भी 5G से। बहुत कम विलंबता, यहाँ लिखना बहुत कम है, यहाँ UPSC बहुत देरी कर देगा, बहुत अधिक विलंबता कर देगा तो गलत है। नहीं, बहुत कम विलंबता और अधिक क्षमता, अधिक क्षमता और दक्षता से कार्य करेगा। उच्च आवृत्ति नोट कीजिएगा, आवृत्ति यानी हाई आवृत्ति होगी, बहुत कम लिटरेंसी होगी, बहुत कम विलंबता होगी। 6G इंटरनेट का लक्ष्य एक माइक्रोसेकेंड लिटरेंसी संचार, समझिए 1 सेकंड में 7 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 7 सेकंड होते हैं, इन्हें का 7 सेकंड क्या कहते हैं, माइक्रो सेकंड कहते हैं। माइक्रो यानी 10 की पावर -6, और नैनो 10 की पावर -9। तो माइक्रो सेकंड नहीं, 1 सेकंड के से भी कम सेकंड लगेगा, यानी 60 सेकंड से भी कम समय लगेगा। आप समझिए, अगर एग्जैक्ट डाटा में कहें तो 1 मिली सेकेंड के मतलब होगा कि प्रवाह की तुलना में, जैसे आपने बोला तो 1000 गुना तेज होगा, जैसे आपने बोला तो इतने 1000 गुना तेज रिस्पॉन्स आएगा, इतनी तेज रिस्पॉन्स आएगा, यानी 1/1000 इतनी इसकी लिटरेंसी होगी। जैसे कि देखिए 1 है तो 1 में 1000 में गुना इतनी कम होगी लिटरेंसी, मतलब कि विलंबता। जैसे आपने कुछ बोला व्हाट्सएप में तो इतनी कम समय लगेगा, इतना ही समय लगेगा, 1.1 सेकेंड का 1000वां से भाग लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना कम लगेगा समय। एक प्रकार समझिए कि रियल टाइम बात समझिए, ऐसे लगती है रियल में बात करें और प्रत्यक्ष के तौर पर समझिए आप। तो क्षमता 1000 गुना तीव्र होगी, और 5G की तुलना में कितने गुना होगा, 50 गुना। अब तीसरा चौथा पॉइंट यहाँ नोट कीजिएगा कि यह आवृत्ति के 13 हर्ट्ज बैंड का उपयोग करेगा, जो कि वर्तमान में अप्रयुक्त है। वर्तमान में हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अप्रयुक्त है, और इसे प्रयोग करेगा 13 हर्ट्ज बैंड। 13 हर्ट्ज बैंड नोट कीजिएगा, 13 हर्ट्ज बैंड का उपयोग करेगा 6G। 13 हर्ट्ज बैंड या 13 हर्ट्ज तरंग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर
अवरक्त तरंगों और माइक्रोवेव के बीच गिरती हैं। अवरक्त तरंगों और माइक्रोवेव के बीच गिरती हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा डीपली, इसलिए मैं आपको जब किसी टॉपिक पर चर्चा होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी संबंधित, तब मैं इस पर चर्चा कर दूंगा। यहाँ यूपीएससी अवरक्त या माइक्रोवेव जगह रेडियो तरंग कर देगा, तो यहाँ आप फंस सकते हैं। इसलिए आप इसकी एक ट्रिक बना लीजिए कि टेराहर्ट्ज़ तरंगे विद्युत स्पेक्ट्रम पर, जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें एएम के बीच गिरेंगी, एएम के बीच गिरेंगी, एएम के बीच गिरेंगी। ए फॉर अवरक्त किरण है, एम ए फॉर ए से अवरक्त किरण है, एम फॉर माइक्रोवेव किरण है, तो इनके बीच गिरेगी, एएम के बीच गिरेगी। कौन सी? टेराहर्ट्ज़। ऐसे याद कर लीजिए, बस आपको याद होना चाहिए। अब ये नोट कीजिएगा कि ये जो टेराहर्ट्ज़ तरंगे जो मैंने बोला आपको, जो अवरक्त तरंगे और माइक्रोवेव तरंगे के बीच गिरती हैं, ये बहुत छोटी और नाजुक होती हैं। कैसे कि जब ऐसी आप तरंगे देखिए, जैसे तरंगे गमन कर रही है किसी पथ पर, और जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, जितनी ज़्यादा नीचे जाएगी उतना ज़्यादा समय लगेगा। ऊपर से जितना नीचे, जितना ऊपर जाएगी फिर जाएगी तो टाइम लगेगा तो लिटरेंसी ज़्यादा होगी। अब जब छोटी तरंग होगी, जब छोटी तरंग होगी तो जल्दी आना जाना होगा। जब आवृत्ति कम होगी तो जल्दी आना जाना होगा, तो फास्ट काम करेगी ना। तो इसलिए जो बहुत छोटी तरंगें होती हैं, समझ गए आप, तो बहुत छोटी और नाजुक होती हैं, लेकिन वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में स्पेक्ट्रम होता है और प्रभावशाली डाटा की तरह अनुमति, यानी बहुत अधिक मात्रा में डाटा प्रोवाइड करती हैं एक बार में। अब आइए, मैंने 6G की बात कर ली, पर आइए देखते हैं कि अब यूपीएससी पूछती कि इसका कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछती यूपीएससी। तो इसका महत्व देख लेते हैं। अधिक सुविधाजनक होगा। जब जैसे आपको कहीं ट्रांसफ़र करना कोई चीज़, पैसे आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत स्लो नेट चल रहा है, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा तो आप अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको समय कम लगेगा, जल्दी कार्य करेंगे, तो और अन्य बचा हुआ कार्य आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे अपना समय, समझ रहे। आप अगर पढ़ाई वाली बालक है तो अपना जल्दी से अपना वीडियो बफर कर रहा है तो आप समय लगेगा। तो जैसे कोई 6 मिनट का वीडियो जल्दी चलता है तो 6 मिनट में कंप्लीट होगा। अब बफर कर रहे हो तो जैसे 10 मिनट में कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से देखिए, तो समय की बचत होगी। तो समय क्या, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। तो फिर यही होगा, अगर टाइम बचाएंगे तो यानी मनी बचाएंगे, जीडीपी में भागीदारी करेंगे आप, तो अधिक सुविधाजनक होगा। अधिक सुविधाजनक यानी कैसे? 6G टेक्नोलॉजी बाजार से इमेजिंग, मौजूदा टेक्नोलॉजी और स्थान का पता लगाने जैसे बड़े सुधारात्मक सुविधाओं को व्यक्त करती है। जैसे आप समझिए ऐसे साधारण भाषा में, यानी कहने का तात्पर्य है कि बाजार से आप किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, इमेज चाहिए या कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसको जो आपने जैसे अभी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे या कहीं पर यूट्यूब पर, तो आपको थोड़ा समय लगता है। यानी जब 6G आ जाएगा तो आपने जैसे यहाँ बोला नहीं, फट से सामने आ गया जो भी आपने सर्च किया होगा। और क्या होगा? बेहतर प्रवाह क्षमता और उच्च डेटा प्रदान करने के, प्रवाह क्षमता हमने बता दिया 50 गुना अधिक है, और उच्च डेटा दर प्रदान करने के अतिरिक्त 6G की उच्च आवृत्तियाँ अधिक तेज़ी से नमूनाकरण दरों में सक्षम करेंगी। यानी कुल मिला के तात्पर्य है कि बहुत तीव्र गति से ये कार्य करेंगी। तो पहली हेडिंग आप नोट कर लीजिए, अधिक सुविधाजनक। अगर आपने इतना भी हेडिंग लिख लिया मेंस की दृष्टि से, अधिक सुविधाजनक, और 2-3 पॉइंट अपने मन से जोड़ दिए। सुविधा क्या, आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, तो कुछ अपने पॉइंट, व्यवहारिक पॉइंट जोड़ दीजिए। तो हेडिंग नोट कीजिए, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तो अधिक सुविधाजनक होगा, और वायरलेस सेंसिंग तकनीक में उन्नति होगी। जो सेंसर से काम करते हैं, जैसे आप देखते हो कि कहीं कैमरा लगा होता है, तो सेंसिंग से जैसे आप निकले वहाँ से, तो आपको अपने आप कैप्चर कर लेगा, और मालिक के पास नोटिफिकेशन भेज देगा। तो उससे क्या होता है, आप निकले वहाँ से तो आप तो हीट थोड़ा निकलती है। आप जैसे आप कहीं निकले गए, तो जो मानव शरीर की गतिविधियाँ होती हैं, हवा चल रही है, अचानक कुछ हो गया, तो ये क्या, सेंसर से सब डिटेक्ट कर लेता है। जब सेंसर डिटेक्ट कर लेगा तो क्या होगी, और जैसे और उन्नत तकनीक होगी, तो आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो दूर को भी डिटेक्ट कर लेगा, ये होगा फ़ायदा। कुल मिलाकर आप सेंसर से समझ लीजिए कि सेंसर से वो जो पहले दूर से काम करते थे, मोबाइल से कभी देखते हैं कि आप मोबाइल से ऊपर हाथ हटाइए तो मोबाइल बंद होता है, ये क्या, सेंसर कार होता है। और बहुत अधिक ऊपर कर दोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप 6G टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि बहुत अधिक ऊपर से करोगे फिर भी हो जाएगा, ये होगा, बस समझिए आप। वायरलेस सेंसिंग तकनीक में उन्नति होगी। उपमिमिक तरंगों यानी मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर, उपमिलीमीटर तरंगों का संयोजन और सापेक्ष विद्युत चुंबकीय अवशोषण दर निर्धारित करने के लिए आवृत्ति चयनात्मक संभावित रूप से वायरलेस सेंसिंग तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति कारण होगा। मैंने साधारण भाषा समझिए आप, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मिलीमीटर तरंगें होती हैं, 1 मिलीमीटर में छोटी छोटी तरंगें निकलती हैं, वो बहुत ही तीव्र गति से और सेंसिंग करने में अब कुछ चयनात्मक विधियों का उपयोग करेगी।
अब क्या उसके क्या होगा, डिजिटल क्षमताओं में उदय होगा। डिजिटल कहीं कहीं देखना डिजिटल डिवाइड या डिजिटल विभाजन, अब वो दूर हो जाएगा। तो डिजिटल क्षमताओं का उदय किस प्रकार होगा, डिजिटल क्षमताओं के विशाल सेट के साथ सरल अनुप्रयोग और सुविधाजनक और आसान उपकरण का प्रदर्शन होगा। मतलब किस तरह के, जो सरल होगा, अनुप्रयोग होगा, बहुत वहनीय होगा, तो इस प्रकार के उपकरण का विकास होगा। इससे क्या होगा, इससे पैरामेडिक्स यानी पैरामेडिकल के शिक्षक जो होते हैं, जो चीज़ों का नाम है, जो ऑपरेशन थिएटर का कार्य करते हैं, उन प्रकार के जो नैनो रोबोट्स होते हैं उनमें दक्षता होगी। और शिक्षकों को स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, स्मार्ट पेन, स्मार्ट सब कुछ मिलेगा। और बच्चों की सारे डाटा स्मार्ट तरीके से हम इसे सेव कर सकते हैं, इसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्मार्ट शिक्षकों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शिक्षकों के आसानी से इन्हें टैकल कर सकते हैं। और कृषि में तकनीक का उदय होगा। डॉक्टरों, प्रोफेसरों, कृषि विशेषज्ञों की उपस्थिति सरल उपकरणों की बहुत कम या सीमित आवश्यकताओं के साथ गांव की परिस्थिति तंत्र को बढ़ाने में मिलेगी। कुल मिलाकर के तात्पर्य है कि अगर टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो गांव तक इसका विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ की परिस्थिति आसपास के क्षेत्र को भी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब अगला है बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए टेक्नोलॉजी के इस तरह के सक्षम उपकरण को दुर्लभ क्षेत्रों जैसे रेल के क्षेत्रों में, हवाई पटरियों को दुरुस्त करने में, इलेक्ट्रॉनिक पटरी बनाने में, या टेक्नोलॉजी आधारित पटरी बनाने में सेंसर से विरक्त होगी। जैसे कि टेक्नोलॉजी पहले से सेंसर डिटेक्ट कर लेगी कि कहाँ पटरी टूटी है, या ट्रेन किस प्रकार गति से चल रही है, ट्रेन की गति क्या है, मौसम क्या है, इस प्रकार सब डिटेक्ट कर लिए पटरी से ही। और हवाई और सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में कई गुना उपयोग में लाया जाएगा 6G टेक्नोलॉजी को। बड़े पैमाने पर परिवहन को और अधिक कुशल बना देगा 6G टेक्नोलॉजी। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बड़े पैमाने पर समानांतर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, परिवहन शेड्यूलिंग, संचालन इत्यादि को हम समस्याओं को हल करेंगे। जैसे उपकरण ट्रैफिक संबंधी समस्या हो जाती हैं, उनको भी जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हल करेंगे तो जल्दी हल कर सकेंगे इसे। अब तो हमने संभावना देख ली, अब चुनौतियाँ देखते हैं। चुनौतियाँ का संरक्षण एवं तंत्र बनाना, यानी सिक्योरिटी एवं यानी कि इसका मैनेजमेंट करना, संरक्षण तंत्र बनाए रखना। प्रमुख तकनीकी चुनौतियाँ जैसे ऊर्जा दक्षता, बहुत अधिक ऊर्जा की मांग होगी। हमारे पास इतना ऊर्जा है नहीं। हम खुद 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। भारत अभी भी सिक्योरिटी से गुजर रहा है, तो ऊर्जा दक्षता में मांग में वृद्धि होगी। वायु प्रतिरोध और जल की बूंदों के कारण सिग्नल जो नहीं भीग पड़ जाते हैं, उनको किस प्रकार से टैकल करना है, ये भी चुनौती है। कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। निश्चित रूप से मजबूत साइबर सुरक्षा, और हमारे पास साइबर सुरक्षा बिल भी नहीं है। साइबर सुरक्षा संबंधी कोई भी सरकार ने कोई भी डाटा नहीं प्रस्तुत किया है। डेटा सुरक्षा की इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है कि किस प्रकार आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, आपका डेटा साझा नहीं होगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का। अगला है नए मॉडलों को अपनाना और सेमीकंडक्टर की उपलब्धता। सेमीकंडक्टर बेस में कौन सबसे रहा है, ताइवान है। ताइवान पर हम लोग निर्भर हैं। हम क्या विश्व का 50% विश्व ताइवान और चीन पर निर्भर है सेमीकंडक्टर के लिए। और सेमीकंडक्टर के बिना आप समझिए कि किसी भी उपकरण का विकास नहीं होता। अगर पढ़ रहे हैं आप मोबाइल से या किसी भी गैजेट से इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी सेमीकंडक्टर का भाग है। नए मॉडलों को अपनाना मतलब एंटीना डिजाइन, लघुकरण, एज क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में नवाचारों की आवश्यकता होगी। और हमारी आप जनसंख्या जानते हैं, बेरोजगार जनसंख्या है, मानव संसाधन की कमी है। भविष्योन्मुख डिजाइन द्वारा संपूर्ण सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षा करने के लिए एक भारत को डाटा बिल लाना होगा। और सेमीकंडक्टर सामग्री जो हमारे पास नहीं है, जो मल्टी हार्ट्रज टेराहर्ट्ज आवृत्ति का उपयोग करके कर सकती हैं, जिनका उपयोग होता है मल्टी हार्ट्रज टेरा आवृत्तियों का। किसका उपयोग होता है, सेमीकंडक्टर का। उन आवृत्तियों में किसी भी प्रकार की सीमा प्राप्त करने के लिए अत्यंत छोटे एंटीना की आवश्यकता होती है। इसके लिए सेमीकंडक्टर की वाहक तरंगों के लिए जटिल डिजाइन, यानी वायुमंडल में जलवाष्प जो होता है टेराहर्ट्ज तरंगों को अवरुद्ध करता है और प्रतिबिंबित करता है। तो वायुमंडल में जलवाष्प ज़्यादा होगा तो ये भी तरंगे विचलन करेंगे तो उपकरण के चलने में दिक्कत होगी, बफर करेगा या फिर फंसेगा। इसलिए गणितज्ञों को ऐसे मॉडल तैयार करने होंगे जो डेटा को अपने गंतव्य तक बहुत जटिल मार्ग
बहुत जटिल मार्ग से ले जाने में भी अनुमति दे सकें, सक्षम हो। अब आइए देखते हैं भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए। ये हमें वे फॉरवर्ड रणनीति क्या होनी चाहिए, देखते हैं। आइए, सरकार को लंबी अवधि के दृष्टिकोण, बहुवर्षीय यानी बहुत यानी दशकों तक आपको एक प्लान बनाना होगा, योजना। अब मजबूत निवेश, हमारे पास पैसा है नहीं है, मजबूत निवेश क्या होता है, यानी ट्रिपल P मॉडल को विकसित करना होगा। न्यूनतम नौकरशाही, देखते हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसको पूरा करना होगा। न्यूनतम नौकरशाही की घोषणा करके 6G टेक्नोलॉजी के विचार पर हम जोर देना चाहेंगे। पहले हमें रणनीति बनानी होगी, निवेश लाना होगा, न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, इन क्षेत्रों को हमें करना पड़ेगा, तब हम कुछ हासिल कर पाएंगे। सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी ICT मंत्रालय के इंडिया $1 ट्रिलियन डिजिटल अपॉर्चुनिटी डॉक्यूमेंट 2019 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति को लागू करने की आवश्यकता है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति लागू करने की आवश्यकता है। विश्व के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को न केवल नेतृत्व प्रदान करना बल्कि प्रतिभा, टेक्नोलॉजी और विश्वास की मजबूत नींव पर आधारित भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में उनका निर्माण कार्य करना होगा। और क्या, भारत को अंतरिक्ष और परमाणु वैज्ञानिक मिशन के अनुभव को दोहराने की ज़रूरत है। जो हम लोगों ने अंतरिक्ष में देखी है, दोहराने की मतलब समझिए, हम लोगों ने एक बार में ही, भारत विश्व का, एशिया का पहला ऐसा देश है जो एक बार में ही अपने पहले सफल मिशन में मंगल ग्रह पर कक्षा पर पहुंचा। ऐसा कोई भी ऐसा देश नहीं कर पाया विश्व का अभी तक कि एक पहली बार में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया हो सफल, बिना असफल हुए। तो आप जानते हैं, इसलिए भारत को अनुभव को दोहराने की जरूरत है, जिसने आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास हासिल किए। यह टेक्नोलॉजी नेतृत्व बेहतर करेगा, दुनिया में भारत की छवि को सुधारेगा, समाज और खुद के लिए एक उपहार होनी चाहिए। 6G नेतृत्व से हमारी स्वतंत्रता की 70वीं शताब्दी 2047 में मनाने की आवश्यकता होगा। कुल मिलाकर तात्पर्य है कि हम इस प्रकार करके अपनी स्वतंत्रता के जब कहने का तात्पर्य है कि 2047 में भारत 100वीं शताब्दी होगी, उसमें हम 6G टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन का। तब तक जय श्री राम, धन्यवाद।